हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास को मीन्स खंगालने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उन सारे तथ्यों को जानने का जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मीन्स जिससे प्रश्न बनते हैं और आने की संभावनाएं बनती है एग्जाम्स में। तो हम लोग उन सारे टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, मीन्स जो आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो इस क्रम में हमने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित क्लास ले रखा है, मीन्स उससे रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें हमने यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके सारे अधिवेशंस को स्टेप बाय स्टेप हमने पिछले वीडियोस में देखा है। उसके बाद हम लोग जो आपका 1905 का जो बंगाल का विभाजन होता है आपका, उस बंगाल के विभाजन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन होता है बंगाल के विभाजन के पश्चात, तो वो सारा हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज जो मेनली इस क्लास में दोस्तों हम लोग सूरत अधिवेशन जो होता है आपका 1907 में, जहाँ की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन होता है एक नरम दल और एक गर्म दल में। तो आज हम लोग मेनली जो है सूरत के अधिवेशन यानी कांग्रेस का विभाजन के बारे में हम लोग, कांग्रेस का विभाजन। तो दोस्तों कांग्रेस का जो विभाजन है आपका 1907 में होता है और यह सूरत अधिवेशन में यह कांग्रेस का विभाजन होता है आपका। तो हम लोग जो है कांग्रेस के विभाजन जो कि सूरत अधिवेशन में होता है गर्म दल और नरम दल में, तो आज मेनली हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ने से पहले एक बार पीछे रिकॉल कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि ये घटनाएं एक दूसरे को है जो कोरिलेट करती है, मीन्स कहीं ना कहीं इनके तार एक दूसरे से जुड़े हुए। तो आप पिछली क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली क्लास को जरूर देखें, ताकि आगे की जो ये क्लास है आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो चलिए हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पिछली क्लास में जो कि आपका बंगाल विभाजन से संबंधित क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था दोस्तों कि किस प्रकार जो है लॉर्ड कर्जन की साम्राज्यवादी नीति के तहत जो है जो बंगाल है उसका विभाजन कर दिया जाता। बंगाल मीन्स आज का जो पश्चिम बंगाल है यह इतना सा बंगाल नहीं था। उस समय का बंगाल का मतलब आपका आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का उड़ीसा, आज का पश्चिम बंगाल, आज का जो बांग्लादेश है हमारा बगल में पड़ोसी देश वो, और आज का जो हमारा आसाम है, तो ये सारे क्षेत्र जो है मिलकर के अकेले जो है बंगाल का निर्माण करते थे। और ये इतना बड़ा क्षेत्र था, मीन्स दोस्तों उस काल में जो है इसकी आबादी 8.5 करोड़ थी लगभग। तो वहाँ ये जो क्षेत्र था बंगाल का ये बहुत ज़्यादा उस काल में समृद्ध था। यानी समझिए कि ये आपका 1905 के आसपास की घटना है। तो उस समय जो है यानी यह क्षेत्र जो था बंगाल का आर्थिक रूप से समृद्ध था, सामाजिक राजनीतिक हर तरह से समृद्ध था। यहाँ पैसा यानी सारा कुछ बहुत अच्छी स्थिति में थी यहाँ पर सारा कुछ। तो यहाँ पर क्या हो रहा था ना कि यानी जो लॉर्ड कर्जन थे तो वहाँ चूँकि वहाँ शिक्षा का स्तर भी अच्छा था, स्कूल कॉलेजेस थे उस टाइम में, आपके यूनिवर्सिटीज़ थे, बाहर जाते थे लोग पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर जो है शिक्षा का स्तर अच्छा था। तो इस वजह से जो लॉर्ड कर्जन चाह रहे थे कि यहाँ पर जो है जो भी अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति होगी उसमें चूँकि ये लोग शिक्षित है तो यहाँ ये लोग विरोध करेंगे। तो उन्होंने इसको तोड़ने के लिए यानी 2 भागों में तोड़ करके जो है एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में क्या किया कि पूर्वी बंगाल को जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बना दिया और पश्चिमी बंगाल को हिंदू बाहुल्य। तो कहीं ना कहीं जो है हिंदू और मुस्लिम इस क्षेत्र में यानी पूर्वी बंगाल में जो है मुस्लिम यानी हिंदू डर के जी रहे थे और पश्चिमी बंगाल में आपका मुस्लिम अल्पसंख्यक थे तो मुस्लिम डर के जी रहे थे। और इसी का फायदा उठा करके जो पूर्वी बंगाल में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना की 1906 में। यानी कि बंगाल विभाजन का बहुत विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग जो है यानी 1906 में मुस्लिम लीग यानी कांग्रेस से अलग एक दल का निर्माण हुआ
जो कि मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया गया। तो ये हो गया आपका बंगाल का विभाजन। तो ये बंगाल के विभाजन का विरोध जो है दोस्तों विश्व यानी पूरे जो है आपको सिर्फ बंगाल क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे भारत में देखा गया। धीरे धीरे यह विरोध फैल गया। तो उस दिन क्या यानी कि उस जिस साल यानी 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, तो वहाँ पर 1905 में आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ आपका बनारस में, और बाल कृष्ण गोखले जी जो है इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ जब यानी 1905 में जब बैठक हुई कांग्रेस की सालाना, तो यहाँ पर यानी नरम दल और गरम दल नाम का यहाँ कोई दल नहीं था, लेकिन हाँ विचारों में मतभेद यहाँ से मतलब आरंभ हो चुके थे। इससे पहले से कहिए कि जो इसके सदस्य थे उनके बीच जो मतभेद चल रहा था, लेकिन खुल करके सामने आएगा आपको 1907 में, किंतु यहाँ तक कुछ कुछ दिखने लगा था। तो यहाँ क्या होता है, जब बंगाल के विभाजन का विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं, बैठक होती है, तो यहाँ पर वही आपका स्वराज और स्वदेशी का जो है यानी शब्द रखे जाते हैं, और इसके थ्रू क्या किया जाता है कि यानी कि इस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है, गरम दल और नरम दल वाले जो कि वैचारिक मतभेद के कारण यानी अंदर में ही कांग्रेस के अंदर फूट चल रही थी। तो यहाँ गरम दल वाले ये चाह रहे थे कि जो 1906 का जो अधिवेशन हो, उस अधिवेशन में गरम दल का कोई नेता जो है वह अध्यक्ष बने और अपनी बातों को रखे। तो अब चूंकि 1906 में जो अधिवेशन जब होना था अगले साल, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये देखिए 1906 के अधिवेशन में रास बिहारी बोस को जो है रास बिहारी बोस को रास बिहारी घोष को अध्यक्ष पद के लिए ये नरम दल वाले रखते हैं। और गरम दल वालों की अगर हम लोग बात करें, तो गरम दल वाले जो है दोस्तों वो आपका बाल गंगाधर तिलक का नाम आगे करना चाहते हैं। तो ये नरम दल वाले रास बिहारी बोस को नॉमिनेट करना चाहते हैं, और बाल गंगाधर तिलक जो है तिलक को गरम दल वाले नॉमिनेट करना चाहते हैं यानी अध्यक्ष पद के लिए। तो यहाँ जो क्या होता है कि जो नरम दल वाले होते हैं दोस्तों, इसमें आपका एक फिरोज शाह मेहता और बाल कृष्ण गोखले जो होते हैं, ये एक हेड के रूप में यानी नरम दल में इनका वर्चस्व रहता है। और गरम दल में आपका बाल गंगाधर तिलक का यानी लाल बाल पाल, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये सब जो है आपका इनका वर्चस्व रहता है। तो यहाँ पे बाल गंगाधर जो है इनका नाम तिलक जी का नाम आगे किया जाता है, और नरम दल वालों में से रास बिहारी घोष का। तो यहाँ अंतिम समय में क्या करते हैं, जो नरम दल वाले होते हैं दोस्तों, ये नरम दल वाले क्या करते हैं, कैसे व्यक्ति का नाम आगे करते हैं जिनका नाम कोई काट ही नहीं सकता, उनके अगेंस्ट में कोई खड़े ही नहीं हो सकते। तो वैसे व्यक्ति रहते हैं दादा भाई नौरोजी। तो अंतिम समय में क्या करते हैं, दादा भाई नौरोजी का जो है नाम आगे कर देते हैं आपके नरम दल वाले। तो इनका अस्तित्व ऐसा रहता है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी की जैसे महाभारत में आपका भीष्म पितामह का जो मतलब रोल कहिए, अस्तित्व कहिए, उस समान रहता है। इनके यानी इनके अगेंस्ट में खड़े होने की किसी की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनके प्रति श्रद्धा थी, लोगों को इतना ज़्यादा विश्वास था, इतनी रिस्पेक्ट थी इनके लिए कि यानी कि लाल बाल पाल कहिए या गरम दल का कोई भी व्यक्ति जो है इनके अगेंस्ट में खड़े नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दादा भाई नौरोजी जो है अध्यक्ष बन जाते हैं। दोस्तों मैंने इनके बारे में जो पहली क्लास हुई थी कांग्रेस की में, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। ये ऐसा व्यक्ति रहता है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो कि अंग्रेजों की हाउस ऑफ कॉमन्स, जिस तरह से हमारे यहाँ लोकसभा है वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ ये MP के पद से जीते रहते हैं, यानी वहाँ MP की सदस्यता ये ले रखे होते हैं। प्लस ये 1867 में जो राष्ट्रीय जो आय की गणना करने का श्रेय भी इनको ही जाता है। फिर उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक के माध्यम से भी जो है इन्होंने जो है भारत के लोगों को बताने का प्रयास किया। इन्होंने जो है बताया कि किस तरह से भारतीयों का पैसा जो है आपका ब्रिटिश इंग्लैंड लेकर के जा रहे हैं। तो बहुत सारे इनके कार्य थे, उम्र दराज भी थे। तो इनके विरोध में किसी
को भी खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ क्या हो जाता है, 1906 का अधिवेशन में कौन खड़े होते हैं, आपके दादा भाई नेहरू किंतु यहाँ चूंकि रिस्पेक्ट की वजह से तो गर्म दल वाले अध्यक्ष पद पे खड़े नहीं होते हैं इनके अगेंस्ट में, किंतु इन्होंने 4 बातें रखी। एक आपका स्वदेशी और बहिष्कार, स्वराज और आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो दोस्तों यहाँ जो यानी 4 टॉपिक पर वो 4 टॉपिक अपना वो रखते हैं, कौन, गर्म दल वाले, स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो स्वदेशी और बहिष्कार तो 1905 के अधिवेशन में भी रखा गया था जब बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों। तो यहाँ दोनों के यानी गर्म दल वाले और स्वदेशी और बहिष्कार के मामले में एक मत थे, किंतु यहाँ स्वदेशी और बहिष्कार का स्वरूप अलग था। स्वरूप कैसे अलग था वो मैं बताती हूँ। यहाँ स्वदेशी का मतलब तो ये था कि हाँ मीन्स अपने देश के सामान को यूज़ करना है, अपने देश की चीज़ों को यूज़ करना है, अपने देश में बने हुए सामानों का इस्तेमाल करना है। किंतु बहिष्कार में सिर्फ उनका कहना था, यानी नरम दल वालों का कहना था कि बहिष्कार का मीन्स कि वस्तुओं का सिर्फ बहिष्कार करो। यहाँ गर्म दल वाले का कहना था कि बहिष्कार का मतलब है कि अंग्रेजों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी उनकी देन है, जिस भी चीज़ में हम लोग संलग्न है, इन्वॉल्व है, उन सारी चीज़ों का बहिष्कार होना चाहिए। मीन्स स्कूल कॉलेजेस है, संस्थाएं हैं, जो उनके न्यायालय है, कुछ भी ऐसे यानी सिर्फ वस्तुओं का नहीं बल्कि उनकी संस्थाओं का, स्कूल कॉलेजेस का भी जो है बहिष्कार होना चाहिए। और ये नरम दल वाले बहिष्कार का मतलब सिर्फ उनकी वस्तुओं का बहिष्कार मानते थे। उनका कहना था कि अगर स्कूल कॉलेजेस संस्थाओं का जो मीन्स अगर बहिष्कार किया जाएगा तो फिर उसके ऑप्शंस में क्या होंगे, उस ऑप्शंस के तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है ये यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताया गया कि हम अंग्रेजों की शिक्षा क्यों ग्रहण करें। हम यानी भारत, हम लोग भी जानते हैं दोस्तों कि भारत जो है आरंभ से विश्व गुरु था। मीन्स वैदिक काल से लेकर के आप हड़प्पा काल को देख लीजिए, उस टाइम तक जो नगर व्यवस्था है आज भी नहीं देखने को मिलती है। तो हम आज से ही विकसित नहीं है, बल्कि हम जो विश्व गुरु आपका नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय के टाइम से है, वराहमिहिर, आर्यभट्ट सारे यहीं भारत में पैदा हुए हैं। वह भारत के ही अंग है, भारत के ही मतलब कि संपत्ति है, भारत के द्वारा ये सारा चीज़ बाहर गया। तो हम अंग्रेजों की शिक्षा क्यों ग्रहण करें, वो क्यों हमें बताए कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पहनना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए, हमारी संस्कृति क्या है, ये हम खुद डिसाइड करेंगे और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत होगा। और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी होगी, हम अंग्रेजों के शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे। ये गर्म दल वालों का कहना था। स्वराज के मामले में भी ये इनमें 2 मत था। मीन्स स्वराज उनका जो नरम दल वाले थे दोस्तों, स्वराज के मामले में भी वो क्लियर नहीं थे। उनका मीन्स गर्म दल वाले का कहना था कि स्वराज मीन्स हमारा स्वराज होना चाहिए, मीन्स हमारे ऊपर किसी का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। स्वराज मीन्स हम सर्वे सर्वा होना चाहिए। यहाँ पर जो है नरम दल वाले इसमें क्लियर नहीं था कि मतलब उनको ये क्लियर नहीं कर रहे थे कि उनको कैसा स्वराज चाहिए, अपना स्वराज चाहिए या अंग्रेजों के अधीन रह करके या उनसे मिल करके सरकार को चलाना चाहते, सरकार में शामिल होना चाहते। तो ये 4 मुद्दे ऐसे थे दोस्तों जो गर्म दल वालों ने रखे, और इन चारों मुद्दों पर जो है आपका कहीं पर भी दोनों में सहमति नहीं बन रही थी। ये हो गया आपका 1906 की घटना। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों 1905 के बनारस अधिवेशन में कौन जो बालकृष्ण गोखले अध्यक्ष थे, वहाँ पर ज़्यादा कुछ बात नहीं बनी। 1906 में रासबिहारी घोष को यानी कि नॉमिनेट किया गया। ऑपोजिशन में बाल गंगाधर तिलक जी थे, लेकिन उनके यानी लास्ट टाइम में नरम दल वालों ने क्या चाल चली कि दादा भाई नौरोजी जी को अध्यक्ष के पद पर नॉमिनेट कर दिया। तो सब अपने आप ही साइड हो गए, किंतु वहाँ पर भी 4 ये बातें रखी गई गर्म दल वालों के द्वारा, और यहाँ पर भी सहमति नहीं बन पाई। तो ये हमने देख लिया 1906 तक का। अब हम लोग देखेंगे 1907 का अधिवेशन। यहाँ यानी कांग्रेस का नियम था दोस्तों कि जो अधिवेशन, जैसे कि अब मान लीजिए 1907 में अधिवेशन होना, तो उसका स्थान क्या होता था कि 1 साल पहले ही क्लियर हो जाता था। मान लीजिए 7 का अधिवेशन है तो 6 के अधिवेशन में ये क्लियर हो जाएगा कि 7 में कहाँ पर जो है आपका अधिवेशन होना है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि नागपुर में अधिवेशन रखा गया, यानी 7 का
किंतु नागपुर में अधिवेशन जब रखा गया दोस्तों, तो यहाँ पर क्या किया गया, लास्ट टाइम में क्या हुआ कि जगह को चेंज कर दिया, और जगह को साथ का क्या कर दिया दोस्तों, सूरत, जो कि आपका कहाँ है, गुजरात में। और इसी साल यह नियम लगा दिया गया दोस्तों कि जो यानी जिस क्षेत्र में यह यानी कि यह बैठक रखी जाएगी, उस क्षेत्र का कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति जो है अध्यक्ष पद के लिए नहीं चुना जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, चूंकि 6 में नॉमिनेटेड थे आपके बाल गंगाधर तिलक जी आपके गरम दल वालों से, तो बस उसको रोकने के लिए जो नरम दल वालों ने एक चाल चली, एक योजना बनाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाल गंगाधर तिलक जी गुजरात से थे, तो उनका नाम तो पहले ही कट गया इस रूल के अनुसार। फिर भी इन्होंने गरम दल वालों ने क्या किया कि लाला लाजपत राय को जो है नॉमिनेट किया, लाला लाजपत राय को नॉमिनेट किया। तो ये जो लाला लाजपत राय को नॉमिनेट किया गया दोस्तों, यहाँ पर भी ये हो गया आपका गरम दल वालों की तरफ से। और इसका यानी रास बिहारी जो 6 में जिनको नॉमिनेट किया गया दोस्तों, उसको फिर यहाँ पे नॉमिनेट किया गया, रास बिहारी घोष को नॉमिनेट किया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यानी कि गरम दल वालों की तरफ से लाला लाजपत राय को नॉमिनेट किया और रास बिहारी घोष को नॉमिनेट किया गया आपका नरम दल वालों की तरफ से। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि लाला लाजपत राय जो रहते हैं अध्यक्ष पद से जो है खुद ही पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें अध्यक्ष पद नहीं चाहिए, हमें अपनी बात रखनी है, हम लोगों को अध्यक्ष पद का कोई मोह नहीं, आप ही अध्यक्ष रहिए, यानी नरम दल वाले ही आप अध्यक्ष पद पर रहिए, हम लोगों को अपनी बात रखने दीजिए। तो यहाँ रास बिहारी घोष क्या हो जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यानी गरम दल वालों को तो अपनी बात रखनी थी नरम दल वालों के सामने, यानी कांग्रेस के अधिवेशन में। तो बाल गंगाधर तिलक चूंकि हेड होते हैं गरम दल वालों में, तो वो क्या करते हैं, अपनी बात को रखने के लिए स्टेज के तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेज के तरफ बढ़ते हैं जैसे ही, तो यानी अपनी जो ये 4 मांगे थी उनकी, स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो इस पर वो अपनी बातें रखते, अपनी बातों को विस्तृत रूप से बताते। तो वहाँ स्टेज तक पहुँचने से पहले जो वहाँ हंगामा शुरू हो जाता है दोस्तों, नरम दल और गरम दल में स्थितियां इतनी बिगड़ जाती है कि कुर्सियां फेंका फेंकी होती है, जूते चप्पल फेंके जाते हैं। मीन्स आज जो हम लोग कई बार न्यूज़ में सुनते हैं संसद में ये सब हो रहा है, तो ये उस टाइम में हुआ था। तो ये घटना इतनी ज़्यादा मीन्स शर्मिंदगी वाली थी कि जो एनी बेसेंट है उन्होंने इसको यानी इस दिवस को काला दिवस के रूप में कहा। मीन्स बहुत सारे लेखकों ने इनके बारे में बहुत सारी बातें की है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये बैठक यहीं पर जो है मीन्स आगे बढ़ ही नहीं पाती है, यहाँ जो है कांग्रेस में बिखराव हो जाता है। यहाँ जो है जो गर्म विचार के लोग होते हैं वह जो है कांग्रेस से बाहर निकल जाते हैं, और नरम वाले क्या होते हैं, कांग्रेस में रह जाते हैं। यानी कांग्रेस से गरम वाले क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं, नरम दल वालों का क्या हो जाता है, अस्तित्व रह जाता है आपका कांग्रेस पर। यानी कि 1906 में हमने देखा मुस्लिम लीग अलग हुई, यानी मुस्लिम लीग का निर्माण हुआ। मुस्लिमों ने अपने लिए एक सांप्रदायिकता के आधार पर एक पार्टी बना ली, और यहाँ कांग्रेस में बिखराव होकर के 2 दल यानी कांग्रेस 2 भागों में बट गया। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, ऐसी स्थितियाँ बनी कि अंग्रेजों में भारतीयों के लिए तो यह स्थिति कहीं से भी अच्छी नहीं थी। कांग्रेस जो एक यानी आरंभ में जो हमने देखा, जो इसका फर्स्ट वीडियो देखोगे आप, तो उसमें देखा गया कि किस प्रकार से जो 4 जो अधिवेशन हुए स्टार्टिंग में। पहले में हिंदू बिमलेश चंद्र बनर्जी, दूसरे में नौरोजी पारसी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी, और चौथे में जॉर्ज जिले। तो ये 4 जो अधिवेशन थे मेनली, तो यहाँ पर जो है धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया गया कांग्रेस के माध्यम से। किंतु यहाँ देखिए 1906 आते आते जो है ये धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई। मीन्स कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की जो स्थापना है दोस्तों, यह साबित करती है कि कांग्रेस जो है जो एक सांप्रदायिकता का पाठ पढ़ा रही थी कि यहाँ सभी धर्मों का मीन्स सम्मान किया जाएगा, सभी धर्मों की भागीदारी होगी, सहभागिता होगी। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की स्थापना यह साबित करती है कि कांग्रेस इस चीज़ में सफल नहीं रही। यहाँ क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहाँ चूंकि भारतीयों के लिए स्थिति अच्छी नहीं रही और अंग्रेजों के लिए क्या हो गई, स्थिति अच्छी हो गई। तो अंग्रेज तो ये सोच रहे हैं कि चलो
अच्छा हुआ, इनके लिए हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये आपस में ही लड़ मरेंगे। मीन्स ये अपने यानी अपने मांगों अपने विचारों पर ये सहमत होंगे ही नहीं, और ये हमारे तक क्या पहुँचेंगे, आपस में लड़ मर के इधर ही रह जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया फिर भी दोस्तों कि कांग्रेस जो नरम दल वाले थे उनको सपोर्ट किया, और आपके मुस्लिम लीग के लिए हम लोग जानते हैं कि मॉर्ले मिंटो सुधार पढ़ेंगे दोस्तों इसके बारे में डिटेल में। मॉर्ले मिंटो सुधार आपको आता है आपका 1909 में। यह अधिनियम के तहत जो है सांप्रदायिकता के आधार पर जो है अलग जो है मुस्लिमों के लिए जो है चुनाव का क्षेत्र जो है निर्धारित किया जाता है। तो यानी कि अंग्रेज क्या किए, इस बिखराव का फायदा उठाकर मुस्लिम लीग को सपोर्ट करने लगे और नरम दल को सपोर्ट करने लगे। तो यहाँ स्थितियाँ क्या बनी दोस्तों, जब नरम दल गरम दल अलग हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी, क्योंकि पैसा नरम दल वालों के पास था, गरम दल वालों के पास विचार थे, आक्रोश था, मतलब कुछ कर गुजरने की क्षमता थी, शक्ति थी, माइंड था उनके पास, बट उनके पास पैसा नहीं था। और कांग्रेस का क्या था कांग्रेस के पास पैसा था किंतु वो सारी चीज़ें नहीं थी जो उन्हें आगे बढ़ा सकती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, कांग्रेस जो है धीरे धीरे लड़खड़ाती गई। यानी कि आप देखो कि 1885 से लेकर के 1905-06 तक जो है आपका टोटली जो है नरम दल का वर्चस्व रहा आपका कांग्रेस पे। बट कुछ भी ऐसा अचीवमेंट, कुछ भी ऐसा उन लोगों के द्वारा कुछ भी ऐसा अंग्रेज़ों से हासिल नहीं किया गया जो कि उल्लेखनीय हो, जो आपको मीन्स ऐसा लगा कि हाँ कांग्रेस ने यह अंग्रेज़ों से हासिल किया। तो यहाँ पर इस वजह से ही दोस्तों जो गरम दल और नरम दल के विचार वाले लोग जो है मीन्स अलग होने लगे। मीन्स जो गरम दल के विचार वाले लोग थे उनका ये मानना था कि ये जो भीख की राजनीति है, एप्लीकेशन देना, आवेदन देना, शिष्टाचार का परिचय देना, उनसे मांग करना और अंग्रेज़ों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो ये नीति गलत है। ये गरम दल वाले थे। और नरम दल वाले का बस वही विचार था कि अंग्रेज़ समझदार है, पढ़े लिखे हैं, वो हमारी बात मानेंगे, अभी नहीं मान रहे तो इन फ्यूचर वो हमारी बात मानेंगे, हमारे साथ न्याय करेंगे क्योंकि अंग्रेज न्यायप्रिय है। तो दोनों के विचार चूंकि ऑपोजिशन में थे, बिल्कुल जा रहे थे दोस्तों, अलग अलग वे था दोनों का, तो यहाँ मेल का कोई बात ही नहीं होता। तो इस वजह से क्या होता है कि नरम दल और गरम दल जो है दोनों अलग हो जाते हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों 1907 का अधिवेशन। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 9 साल बाद, यानी 9 साल बाद गरम दल नरम दल जो है अलग रहते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि हम अलग रह करके जो है कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एक मंच पर आना चाहिए। तो 1916 का जो अधिवेशन होता है दोस्तों, 1916 का अधिवेशन में आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं दोस्तों, यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मिलकर के क्या करते हैं कि कांग्रेस को फिर से जोड़ने का प्रयास करते हैं। यानी नरम दल गरम दल जो 1907 में अलग हो गए थे, यहाँ जो है इस अधिवेशन में यानी अंबिका चरण जो है मजुमदार जो रहते हैं इस के अध्यक्ष रहते हैं इस बैठक के। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ यानी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एक मोहम्मद अली जिन्ना, ये ऐसा व्यक्ति रहता है दोस्तों जो आपका कांग्रेस के भी सदस्य रहते हैं और मुस्लिम लीग के भी सदस्य रहते हैं। तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के थ्रू तो गरम दल नरम दल जो है एक होते हैं कांग्रेस में, मतलब दोनों का जो विभाजन 1907 में हुआ उनका एकीकरण का प्रयास किया जाता है। यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के भी सदस्य रहते हैं और कांग्रेस के भी सदस्य रहते हैं, तो ये भी क्या करते हैं यानी मुस्लिम लीग को कांग्रेस में मिलाने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे का रीजन था दोस्तों, ये जो दौर था आपका प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, प्रथम विश्व युद्ध।
और इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ दोस्तों कि उस समय जो है धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र दोनों ऑपोजिशन में लड़ थे। तो आपका तुर्की यानी तुर्की और आपका इंग्लैंड, ये दोनों क्या थे दोस्तों, ऑपोजिशन में थे। यानी ये दोनों जो है ऑपोजिशन पार्टी में थे। इंग्लैंड और तुर्की यानी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो जो ये जो तुर्की का खलीफा था दोस्तों, ये तुर्की का खलीफा जो है पूरे यानी वर्ल्ड के जो मुस्लिम हैं इनकी रिस्पेक्ट करते थे, और इनके अनुसार वो लोग अपना आपको मैंने इनके फॉलोवर थे, इनके अनुसार वो लोग अपना धर्म को जो है चलाते थे। तो यहाँ तुर्की के खलीफा को क्या किया जाता है दोस्तों, इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार जाता है, और इंग्लैंड क्या करता है, उसको अब उसका जो खलीफा रहता है, जिसको ये लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, सर्वे सर्वा मानते हैं, सर्वोच्च स्थान देते हैं, उसको ये अपदस्थ कर देता है इंग्लैंड। तो कहीं ना कहीं भारतीय मुसलमानों को ये फील होता है कि जो अंग्रेज जो हमारे यहाँ हितैषी बनते हैं, हमारे यहाँ जो ये दिखावा करते हैं अपनापन का, तो जब हमारे खलीफा के साथ वो ऐसा कर सकते हैं तो वो हमारे साथ क्या कर सकते हैं। तो इस वजह से उन लोगों की आंखें खुल जाती है, उन्हें ये लगता है कि जब ये खलीफा के साथ ऐसा कर सकते हैं तो हमारे साथ भी गलत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये फील होता है कि हमारा भला, हमारी जो भलाई है, हमारा जो हित है, कहीं ना कहीं कांग्रेस में रह करके होगा, और एक साथ लड़कर ही जो हम लोग अंग्रेजों से कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये होता है यानी 1916 का जो अधिवेशन होता, कहाँ होता है दोस्तों, लखनऊ में। और अंबिका चरण मजूमदार जो क्या होते हैं, आपके इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इस लखनऊ अधिवेशन में लखनऊ पैक्ट होता है दोस्तों, और इसके तहत जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के मदद से नरम दल गरम दल भी एक हो जाते हैं, और मोहम्मद अली जिन्ना के मदद से जो है मुस्लिम लीग भी जो है कांग्रेस में मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है जो बिखराव 1906 में यानी मुस्लिम लीग अलग होकर के हुई, और 1907 में नरम दल गरम दल अलग हुई, वो सारा बिखराव जो यहाँ समेट लिया जाता है। यहाँ जो है कांग्रेस के जो 3 पार्ट हो चुके थे, नरम दल गरम दल और मुस्लिम लीग, ये सारे एक हो जाते हैं। तो दोस्तों क्लियर हो गया, यानी कि आपका 1907 के सूरत अधिवेशन से संबंधित जितने टॉपिक्स थे मैंने क्लियर कर दिया। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगली क्लास में हम लोग फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देव स्टडी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।